वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब भारत के दिग्गज ओलंपियन दिल्ली की सड़कों पर अपनी इज्जत की रक्षा की गुहार पीएम मोदी से लगा रहे थे। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब इन मजबूत पहलवानों को सड़कों पर घसीटा गया था। उनके साथ न केवल बल प्रयोग किया गया था बल्कि मानसिक तौर पर भी उन्हें तोड़ने का प्रयास किया गया था। पहलवानों के उस अपमान को देश शायद ही भुला पाएगा, लेकिन केंद्र सरकार ने भारत में प्रदर्शनकारी पहलवानों का अपमान तो किया ही था। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को अयोग्य करार देने के बाद भी उनका अपमान किया गया। संसद में खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने विनेश फोगाट के बारे में कुछ ऐसा कह डाला है जिसके बाद से पूरे देश की नज़र में वो सवालों के घेरे में आ चुका है। मंडाविया ने क्या कुछ कहा है वो उन्हीं की जुबानी हम आपको सुनाएंगे। साथ ही ये भी सुनाएंगे कि मनसुख मंडाविया बुधवार को संसद में जो कहा उसी से जुड़े मामले में सांसद कीर्ति आजाद ने कुछ दिन पहले सरकार पर तगड़ा वार किया था। गौरतलब है कि पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम वजन कम होने की वजह से उन्हें फाइनल से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद पूरे देश ने उनका हौसला बढ़ाया। लेकिन संसद में मंडाविया ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद में अब ये कहा जा रहा है कि संसद में विनेश फोगाट का अपमान किया गया है। स्पीकर साहब, भारतीय रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक की स्पर्धा से बाहर होने पर मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूँ। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की कैटेगरी में खेल रही थी। स्पर्धा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था। यूडब्ल्यूडब्ल्यू के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्वितीय में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। विनेश मंगलवार 6 अगस्त को 3 मुकाबले जीतकर 50 केजी रेसलिंग ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थी। सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को, क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच और प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को 3-2 से मात दी थी। उन्हें बुधवार 7 अगस्त की रात करीब 10 बजे गोल्ड मेडल के अमेरिकी रेसलर सारा एन हिल्डरब्रांड से मुकाबला करना था। जहां तक उनकी तैयारी हेतु सहायता का प्रश्न है, भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं। इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसका विवरण इस प्रकार है। ओलेर अकोच कोच के रूप में उसके साथ थे, वैन पैट्रिक लॉम्बार्ड स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, अश्विनी जीवन पाटिल फिजियोथेरापिस्ट, मयंक सिंह गरिया स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, शुभम और अरविंद स्पारिंग पार्टनर। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70 लाख
45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है। स्पेन के ग्रेट पिक्स में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता, साथ ही 3 जुलाई से 13 जुलाई 2024 10 दिन तक मैड्रिड, स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता। इसके अलावा फ्रांस के बुलोन-sur-mer में पूर्व ओलंपिक प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायता की है। 2024 अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ सेकंड रैंकिंग सीरीज में 6 जून से 9 जून 2024 4 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में भाग लेने के लिए और 10 जून से 21 जून 2024 तक टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायक स्टाफ के लिए वित्तीय सहायता की है। स्ट्रेंथ और एयर कंडीशनिंग कोच मिस्टर वाइने पैट्रिक लॉम्बार्ड के लिए टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में 10 जून से 21 जून 2024 11 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए भी वित्तीय सहायता की है। 13 जुलाई 2023 से 16 जुलाई 2023 4 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में 4th रैंकिंग सीरीज में भाग लेना और 10 से 16 जुलाई 2023 16 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में प्रशिक्षण शिविर हेतु इसको वित्तीय सहायता की है। वेलनेकेन बुल्गारिया में 10/11/2022 से 3/12/2022 तक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी है। उनके रिहाई प्रक्रिया के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए भी वित्तीय सहायता की गई है। 2020 टोक्यो ओलंपिक चक्र में 1,13,98,224 रुपये का आर्थिक सहयोग उसको किया गया था। 224 पेरिस ओलंपिक चक्र में भी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में 53,35,746 और वार्षिक ट्रेनिंग एवं स्पर्धा कैलेंडर में 17,10,000 कुल मिला के 17,45,775 रुपया हमारे खिलाड़ी को आर्थिक सहायता करके उसको सक्षम। कहीं आप यहाँ ये तो नहीं सोच रहे हैं कि आखिर मनसुख मंडाविया ने क्या ही गलत बोला है। सरकार ने विनेश फोगाट की जो वित्तीय सहायता की उसके बारे में ही तो उन्होंने संसद में बताया है। विनेश को आज जो सरकारी मदद मिल रही है जिसकी वो पूरी तरह से हकदार हैं, उसके बारे में विनेश फोगाट के ओलंपिक से बाहर हो जाने के बाद पाई का हिसाब गिनाने की क्या जरूरत थी। यहाँ यह भी कहना शायद गलत नहीं होगा कि खेल मंत्रालय खिलाड़ियों की हर संभव सहायता के लिए ही बनाई गई है। ऐसे में अगर वो किसी भी खिलाड़ी को फंड मुहैया कराती है तो ये उसका फर्ज है, ना कि उसने किसी भी खिलाड़ी पर एहसान किया है। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने विनेश फोगाट को दिए गए फंड का पाई का हिसाब तो गिना दिया, लेकिन इसी सदन में टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कुछ दिनों पहले ही जो कहा था वो केंद्र सरकार, खेल मंत्री, खेल मंत्रालय और तमाम खेल संघों पर करारा चमाटा ही है। क्योंकि कीर्ति आजाद ने संसद में उस तस्वीर को सबके सामने रखा था जो कि बेहद संगीन और सोचनीय है। कीर्ति आजाद ने अपनी स्पीच में सबसे बड़ा सवाल ये उठाया था कि खिलाड़ी जब जीत जाते हैं तो सरकार और मंत्रीगण उन्हें पैसों से तोल तक देते हैं, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचाने में सरकार और खेल संघ उनकी कितनी मदद करते हैं। साथ ही कीर्ति आजाद ने अपने समय और आज के समय के खिलाड़ियों की असल तस्वीर संसद में रखी। सभापति जी, खेल और खिलाड़ी की कोई जात नहीं होती, ना उसका कोई मज़हब होता है, और इसलिए शायद राजनीतिक पार्टियां खेल को उतना महत्व नहीं देती जितना देना चाहिए। लेकिन मैं अपने मुख्यमंत्री का सहृदय धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का, कि हर क्षेत्र से, कला, खेल, संगीत, सब क्षेत्र से आपको लोग व्यक्ति मिलेंगे इस संसद के अंदर जो अपने क्षेत्र की आवाज़ को उठा सकते होंगे। तो मैं अपनी ओर से अपने मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सभी क्षेत्र में से लोगों को पार्लियामेंट में बुलाकर उनको आवाज़ उठाने का अवसर दिया। और क्योंकि खेल और खिलाड़ी की कोई जात और मज़हब नहीं होती, इसलिए राजनीतिक लोग भी इसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते। अभी संजय जायसवाल जी हैं कि चले गए, वो बोल रहे थे जब हम बात करेंगे तैयारी की तो आपको तो दर्द होगा, विपक्ष को दर्द तो होगा। मुझे मालूम नहीं उनको या उनकी पार्टी को तब दर्द हुआ था जब हमारी महिला कुश्ती बेटियां और बहन थी जिनके साथ अत्याचार हुआ था और वो
त्राहिमाम कर रही थी, तब किसी की आवाज़ नहीं उठी थी। मुझे याद है जब मैं छोटा था, मैं भी क्रिकेट खेला, भारत के लिए विश्व कप 1983 में जीता। हमारे साथ में यूसुफ पठान बैठे हुए हैं जो 2011 में विश्व कप भारत के लिए जीते। हमारे कप्तान फुटबॉल के, भारत के कप्तान बैठे हुए हैं, पद्मश्री लिए हुए प्रसून बैनर्जी, सब यहाँ बैठे हैं। मुझे भी याद है जब मैं छोटा था और उस समय क्रिकेट में पैसा नहीं था तो हम लोग 3rd क्लास ट्रेन की बोगी में जाया करते थे। टॉयलेट के सामने सामान टॉयलेट में पड़ा हुआ होता था और हम लोग बैठे रहते थे और जाते थे। और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया तो शायद अपना ही है, किरण रिजिजू जी आप तो मंत्री रहे हुए हैं, वही SGFI ले जाया करती थी हमें। आज भी परिस्थिति सभापति महोदय वही है हमारे एथलीट्स की, क्रिकेट की तो नहीं, लेकिन हमारे एथलीट्स की आज भी, हमारे जो खिलाड़ी हैं आज भी उनकी यही हालत है कि वह जनरल बक्सों में जब डिब्बों में जाते हैं, टॉयलेट के सामने बैठते हैं, टॉयलेट में उनका सामान होता है। जब वो जाते हैं खेलने तो ऊबड़ खाबड़ मैदानों पर खेलते हैं, खाने के लिए ढंग से मिलता नहीं, डॉर्मेट्री में रहते हैं, टॉयलेट के सामने खाना बनता है। और यह मैं नहीं कहता हूं, यह टेलीविजन पे एक बार नहीं अनेकों बार देखा गया है। हम बात करते हैं हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है। अरे अगर आपको ओलंपिक्स की तैयारी की बात करनी है तो आपको 2028 की अभी करनी चाहिए, न कि जब आपकी टीम चली गई हो। ओलंपिक्स की तैयारी, खेल लोग समझते हैं खेल ऐसा ही है। जब से टेलीविजन पे ये खेल आना शुरू हुआ है और 30 कैमरों से क्रिकेट को अलग अलग एंगल से दिखाया जाता है, लोग मुझे सिखाने लग गए क्रिकेट कैसे खेला जाता है। उनको मालूम नहीं कि जब थॉमसन 100 की स्पीड पर गेंद करता था, सुनील गावस्कर सामने होता था, या सचिन तेंदुलकर एक तरफ हो और ब्रेटली दूसरी तरफ हो, तो 0.42 सेकेंड्स गेंद को निकलने में, बल्लेबाज तक पहुंचने में, और 0.38 सेकेंड्स बल्लेबाज को तय करने में कि मैं फ्रंट फुट पर जाऊं, बैक फुट पर जाऊं, हुक करूं, कट करूं, पुल करूं, क्या करूं। लेकिन लोग हमको सिखाते हैं, यानी ये बॉल छूटी और ये बैट्समैन के पास आई, ये समय है, बस इन दो चुटकियों के बीच का खेल है। उसको संभवतः लोग समझेंगे नहीं, बहुत आसानी से लेते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। मुझे बड़ी खुशी है कि जब प्रधानमंत्री जी ने हमारी महिला कुश्तीबाज, कुश्ती लड़कियां जब आई थी तो उन्होंने उनका स्वागत किया था, सम्मान किया था, बड़ी प्रसन्नता हुई थी जब उनके साथ वो खा रहे थे। लेकिन तब दुख हुआ था जब उन्होंने, उनके साथ अत्याचार हुआ था उन महिलाओं के साथ, तब उन्होंने मौन व्रत धारण करके रखा था। अगर अपनी महिलाओं को एक तरफ बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर हम अपनी बेटियों को जो बाहर से स्वर्ण पदक लेकर आते हो, दूसरे पदक लेकर आते हो, अगर हम उनको नहीं अपनी तरफ से, यह सदन के लिए शर्म की बात है कि यदि हम उनको अपनी तरफ से संरक्षण नहीं दे सकते तो बड़ी खेद की बात है। आज बात करते हैं कि हमने नीरज चोपड़ा को भेजा। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब तक नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था भाला फेंकने में, जैवलिन में, तब तक उसके लिए सरकार ने क्या किया था। अभिनव बिंद्रा जिसने पहला स्वर्ण पदक जीता शूटिंग के अंदर, उसके पहले, शूटिंग के पहले जब किया था तो सरकार ने उसके लिए क्या किया था, या उसके एसोसिएशन फेडरेशन ने क्या किया था। मैं जानना चाहता हूं कर्नल मलेश्वरी जिसका नाम हटा दिया गया था टीम के ऊपर से, उस समय मैं पहली बार संसद 1999 में बनकर इस पार्लियामेंट में आया था, 2002 या 2004 की दो की बात है, जब उनको निकाल दिया गया था। जब वो वापस आई और उन्होंने उस समय कांस्य पदक जीता था तो बड़ी प्रसन्नता हुई थी, किसी ने नाम नहीं सुना था, उनको खूब अलग अलग उनको उपहार मिले थे। मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार से कि ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में भेजने से पहले आप उनके लिए क्या करते हैं। जीत के आने के बाद तो आप न जाने क्या क्या चीज़ उनको देते हैं जो मिलना भी चाहिए, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा अभिनव बिंद्रा बनाने के लिए, एक नीरज चोपड़ा बनाने के लिए, एक PV सिंधु बनाने के लिए, एक साइना नेहवाल बनाने के लिए, एक साइना मिर्जा बनाने के लिए आपने सरकार क्या क्या करती है। ऐसा सरकार को यह जवाब देना चाहिए, कौन सी प्रिपेयर्डनेस। आज एक बार कोई व्यक्ति, कोई लड़का या लड़की, हमारे देश की बेटी या बेटा अच्छा करके बाहर से आता तो आप सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन कैसे वो अच्छा बनकर आगे बढ़े उसके लिए क्या करते हैं। साई में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण, कहाँ है कोचेस, कहाँ है प्रशिक्षक। आज खेलो इंडिया आपने शुरू किया, बड़ी प्रसन्नता की बात है, जो भी आए वो खेल सकता है, लेकिन क्या जो भी आए खेल सकता है, उसमें से प्रतिभा एकलव्य की तलाश कौन करेगा, उसके लिए कोई व्यवस्था है क्या।
उसकी व्यवस्था नहीं होती। उसकी व्यवस्था इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ पर जितने जगह प्रशिक्षकों के, कोचेस के खाली पड़े हुए हैं, 70% से अधिक लोगों के जगह खाली पड़े हुए हैं प्रशिक्षकों के। मुझे याद है, मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में जाता था। एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला था जहाँ पर कोचेस तैयार किए जाते थे। ये राष्ट्रीय स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम, इस नेशनल स्टेडियम के अंदर क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन सब खेल खेले जाते थे और सबके प्रशिक्षक होते थे। हम लोग को प्रशिक्षण मिलती थी, हम लोग वहाँ सीखते थे और सीखने के बाद आगे बढ़ करके खेलते थे। आज वो परिस्थिति कहाँ है? इसलिए क्योंकि इसका कोई भी अपना वो नहीं है। मैं अधिक बातों को न रखते हुए अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। मैं अभी एक रिजिजू जी ने कहा कि खेल संघ वाले हैं सभापति महोदय कि वो आपस में चुनाव लड़ते हैं तो उनकी आपस में लड़ाई तो होगी, तो आप यहाँ क्या खाक मारने के लिए बैठे हैं? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री किस लिए बैठी हुई है कि यदि आप उन लड़ाइयों को सुधार करके उन जो प्रतिभावान लोग हैं उनको आगे नहीं भेज सकते तो फिर आपका फ़ायदा क्या है? तो ऐसी बातें कहते हुए ज़रा आदमी को सोच लेना चाहिए। ये खेल, याद रखिएगा, हर एक व्यक्ति में एक खिलाड़ी रहा है। बचपन से जब बड़े हुए हैं ना तो कोई हमने खेल खेला है, चाहे गुल्ली डंडा खेला है, चाहे खो खो खेला है, चाहे हॉकी खेला है, हमने कोई ना कोई खेल खेला है। हम सबों के अंदर एक खिलाड़ी का दिल होता है और एक खिलाड़ी के दिल में ये बात होती है कि वो खिलाड़ी खेल और खेल की भावना को साथ में रखता है, जात और मजहब की बात नहीं करता। और ये लोग बेटी बचाने वाली बात करेंगे, जिन्होंने सीता माँ का आज तक कोई भी सम्मान नहीं किया, जो कभी सीताराम नहीं बोलते, वो बेटी का सम्मान करेंगे, ऐसी अपेक्षा तो मैं इनसे रखता नहीं। तो मैं आशा करता हूँ कि इसी अगले सत्र में 2028 में ओलंपिक में क्या करेंगे उसकी तैयारी के बारे में यहाँ करके बताएंगे, तब मैं समझूंगा। हालांकि तब तक ये रहेंगे नहीं रहेंगे, दुनिया जानती है कि इनका हालत तो अभी साथ में देखें, लल्लन जी बैठे हुए साथ में, डिमांड कर दिया इन्होंने। वो जो नाम सब आ रहे हैं ना दुकान के बाहर लिखने का, डिमांड चालू कर दिया कि हटा उसको। तो मैं एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या समझा आपने? सांसद कीर्ति आजाद ने जो कुछ कहा है उससे कितने सहमत हैं आप? अगर समझ नहीं पाए हो तो एक बार फिर विनेश फोगाट की अपमानों की फहरिस्त पर चलते हैं। साथ ही दिल्ली के जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के अपमान और खिलाड़ियों को बुला बुला कर सम्मानित करने वाले हमारे पीएम मोदी के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। याद तो होगा ही, संसद भवन के ठीक पहले जंतर मंतर पर पहलवानों की दर्द भरी आवाज पीएम मोदी को सुनाई नहीं पड़ी थी। लेकिन जब विनेश फोगाट को ओलंपिक फाइनल से बाहर कर दिया गया तब पीएम मोदी ने ट्वीट जरूर कर दिया, जबकि यही विनेश फोगाट पहलवानों के प्रदर्शन का हिस्सा भी रही थी। ये अच्छी बात है, पीएम मोदी ने विदेश में हुए अपमान के बाद विनेश का हौसला बढ़ाया। लेकिन जब खुद उन्हीं की सरकार पहलवानों का अपमान कर रही थी, बल्कि खुद पीएम मोदी से ही पहलवान अपनी मांग रख रहे थे, तो कोई बयान तो दूर, पीएम मोदी ने उनके लिए एक ट्वीट तक नहीं किया। और अब संसद में जिस तरीके से खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने विनेश के लिए सरकार की तरफ से खर्च किए गए पाई का हिसाब संसद में गिनाया, वो बेहद शर्मनाक है। जरा आप ही सोचिए कि क्या इसकी जरूरत थी, वो भी उस वक्त में जब विनेश फोगाट एक बड़े ट्रॉमा से गुजर रही हैं।